नमस्कार। बायजूस आईएएस हिंदी में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है दैनिक समाचार विश्लेषण। सत्र के विषय आपके समक्ष हैं। आज के सत्र में हम चर्चा करेंगे गलवान संघर्ष को 1 वर्ष और साइबर हमले के बढ़ते खतरे पर। फिर हम चर्चा करेंगे सिंथेटिक जीव विज्ञान की जैव सुरक्षा चिंताएं और नवीन फैक्ट्री आउटपुट डेटा पर। तत्पश्चात हम रेयर अर्थ मेटल को लेकर अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा से संबंधित एक अन्य आलेख को देखेंगे। सत्र के अंत में हम मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की चर्चा करेंगे और इससे संबंधित उत्तर संरचना भी हम आपको देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आलेख आपके समक्ष है। इसे फ्रंट पेज यानी पेज नंबर 1 से लिया गया है और इसका संबंध जीएस पेपर 2 में आईआर और जीएस पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा दोनों से है। यह आलेख मुख्य रूप से संबंधित है भारत चीन सीमा विवाद के संदर्भ में गलवान संघर्ष को 1 वर्ष पूर्ण होने से, जिसके संदर्भ में आलेख में ये चर्चा की गई है कि अभी भी चीन द्वारा एलएसी सीमा पर अपनी मजबूत सैन्य उपस्थिति को बनाकर रखा गया है। 2020 का साल विश्व इतिहास में एक ऐसे साल के रूप में याद रखा जाएगा जो वैश्विक स्तर पर कोरोना महामारी के एक महत्वपूर्ण दौर के रूप में उभर के आया। हालांकि भारत और चीन के संदर्भ में यह सीमा विवाद के संदर्भ में भी काफी महत्वपूर्ण रूप से याद रखा जाएगा, जिसके तहत 2020 और 2021 में भी चीन और भारत के मध्य सीमा क्षेत्र में विवाद की स्थिति देखी जा रही है। इसके तहत 5 मई 2020 के बाद से भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच सीमा क्षेत्र में आक्रामकता, हाथापाई और झड़प की खबरें आईं, जिसमें मुख्य रूप से गलवान घाटी क्षेत्र का, हॉट स्प्रिंग क्षेत्र का और पेंगोंग सो झील क्षेत्र का नाम महत्वपूर्ण रूप से सामने आया। इसके तहत 15 और 16 जून 2020 को हाथापाई की एक लड़ाई में 20 भारतीय सैनिकों की मौत देखी गई, मुख्य रूप से गलवान घाटी के क्षेत्र में। चीनी सैनिक भी इसमें हताहत हुए, हालांकि उनकी निश्चित संख्या के बारे में अभी भी नहीं बताया गया है। 15 जून को हुए इस गलवान घाटी के संघर्ष को अब 1 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं और दिए गए आलेख के अनुसार अभी भी चीन बहुत मजबूती से एलएसी क्षेत्र में टिका हुआ है और वह संघर्ष को लंबे समय तक ले जाने की क्षमता रखता है। इस पूरे वाद विवाद के संदर्भ में हमें कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए, जिसकी हम एक एक करके चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इस मानचित्र में आप गलवान घाटी के क्षेत्र को देख सकते हैं। गलवान घाटी का जो क्षेत्र है यह भारत और चीन के मध्य विद्यमान लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा के एकदम पास विद्यमान है। जब हम बात करते हैं गलवान घाटी की, तो यह भौगोलिक रूप से पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में स्थित एक नदी घाटी है। गलवान नदी मुख्य रूप से एलएसी के चीन की तरफ के अक्साई चीन क्षेत्र से इसका उद्गम होता है और फिर यह उद्गमित होने के बाद लद्दाख की तरफ बहती है, जहां पे एलएसी के भारत की तरफ वह श्योक नदी से मिलती है। इस प्रकार से यदि हम गलवान नदी घाटी के क्षेत्र को देखें तो यह रणनीतिक रूप से पश्चिम में लद्दाख क्षेत्र और पूर्व में चीनी नियंत्रित अक्साई चीन के बीच स्थित है, जिसकी वजह से इसकी स्थिति काफी रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो जाती है। वर्तमान में इसके पश्चिमी छोर पर श्योक नदी और भारत द्वारा बनाई गई डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड काफी महत्वपूर्ण है, जो भारत और चीन के मध्य झड़प का एक महत्वपूर्ण कारक माना जाता है। गलवान घाटी के संदर्भ में यह भी कहा जाता है कि इसका जो पूर्वी मुहाना है वह चीन की महत्वपूर्ण शिंगजियांग तिब्बत सड़क से ज्यादा दूर नहीं है, जिसे वर्तमान में G219 राजमार्ग के रूप में जाना जाता है। गलवान घाटी के इस संघर्ष वाले क्षेत्र को आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं, जिसके तहत 1962 के पश्चात गलवान घाटी में फिर से एक बार झड़प देखी गई। जैसा कि अभी हमने चर्चा की, गलवान घाटी चीनी नियंत्रित अक्साई चीन क्षेत्र से बहती हुई भारतीय क्षेत्र तक आती है और यह आगे चलकर श्योक नदी से मिलती है। श्योक नदी
के पास ही भारत द्वारा एक महत्वपूर्ण डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी सड़क का निर्माण किया गया है, जो भारत की एलएसी में उपस्थिति को काफी महत्वपूर्ण बना देता है। इस प्रकार से यदि हम गलवान घाटी क्षेत्र के बारे में बात करें तो यह है एक तरीके से वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी एलएसी के पूर्व में स्थित एक क्षेत्र है, जो एक प्रकार से संघर्ष का कारण बना। इस गलवान घाटी क्षेत्र में काफी लंबे समय से भारत और चीन के सैनिक अपने अपने क्षेत्रों में गश्त लगाते रहे हैं। हालांकि एलएसी की वास्तविक स्थिति कहां है, इसको लेकर भारत और चीन के मध्य लगातार विवाद देखे जाते हैं। जैसे कि भारत का ये दावा है कि वह पूरे अक्साई चीन को भारतीय क्षेत्र में मानता है, वहीं दूसरी ओर चीन द्वारा इसको नहीं माना जाता है, जिसको लेकर विवाद की स्थिति देखने को मिलती है। एलएसी विवाद के संदर्भ में आपको यह भी समझना होगा कि गलवान नदी घाटी में जहां पे संघर्ष देखा गया, उस क्षेत्र को अब चीन द्वारा अपने क्षेत्र में मिलाने की बात कही जा रही है और इस रूप में चीन का अब ये दावा है कि पूरा गलवान घाटी जो क्षेत्र है वो वास्तव में एलएसी के चीन वाले क्षेत्र में विद्यमान है और इस प्रकार से गलवान घाटी वाले क्षेत्र पर कब्जा करने के माध्यम से वह इस एलएसी क्षेत्र को और भी अधिक पश्चिम की ओर विस्तारित करने की महत्वाकांक्षा रखता है। मुख्य रूप से भारत ने चीन की इस चुनौती का सामना करने के लिए एक महत्वपूर्ण रणनीतिक रोड यानी डरबुक श्योक दौलत बेग ओल्डी रोड का निर्माण किया है। इसी के चलते विद्वानों का कहना है कि भारत जिस तरीके से एलएसी क्षेत्र में अपनी रणनीतिक उपस्थिति को बढ़ा रहा है, वह एक बहुत बड़ा कारक है कि चीन द्वारा एक संघर्ष के रूप में प्रति आक्रमण किया गया है। चीन का लगातार ये दावा रहा है कि एलएसी क्षेत्र में जिस प्रकार के सीमावर्ती क्षेत्र हैं, उन ज़्यादातर क्षेत्रों में वह अपने कब्जे को बनाकर रखना चाहता है ताकि भविष्य में वह इसके संदर्भ में और भी दावा कर सके। हमें ये समझना होगा कि चीन के यह जो दावे हैं वह नए नहीं हैं। इससे पहले 1959 में तत्कालीन जो चीन के प्रीमियर थे चाउ एनलाई, उन्होंने 1956 में एक नक्शा प्रस्तुत किया था और उसके माध्यम से उन्होंने एक वास्तविक संरेखण को चित्रित करने का प्रयास किया था। 1956 का यह जो नक्शा था उसमें वास्तविक रूप में पूरी गलवान घाटी को भारत के हिस्से में ही दिखाया गया था, लेकिन 1960 और उसके बाद चीन द्वारा जिस तरीके से नवीन नक्शे प्रस्तुत किए गए हैं, उसके माध्यम से चीन संपूर्ण गलवान घाटी पर ही अपनी संप्रभुता का दावा पेश करने के लिए नक्शे प्रस्तुत करता रहा है। जैसे कि जून 1960 में, नवंबर 1962 में चीन के एक नक्शे के द्वारा पूरी घाटी का दावा किया गया। हालांकि इस गलवान घाटी का जो पश्चिमी सिरा है वह वास्तव में चीन द्वारा दावा किया गया है अथवा नहीं, इसको लेकर कुछ विद्वान वाद विवाद की बात करते हैं। हालांकि वर्तमान में चीन गलवान नदी के पूरे क्षेत्र को ही अपना बताने पर तुला हुआ है और इसके लिए वह आक्रामकता का भी सहारा लेता है। यही कारण है कि अधिकांश चीनी मानचित्रों में ज्यादातर गलवान नदी के हिस्सों को चीनी क्षेत्र में दिखाने पर बल दिया जाता है। हालांकि कुछ मानचित्रों में इसके संगम क्षेत्र को लेकर कुछ अनिश्चितता बनी हुई रहती है। हालांकि वर्तमान में चीन इसे भी अपने क्षेत्र में स्थित करने के लिए कार्य कर रहा है। हमें यह भी समझना होगा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शांति स्थापित करने के लिए भारत और चीन के द्वारा मुख्य रूप से 1993 पर सीमा शांति और अछोप समझौता किया गया था, जिसके अनुसार भारत और चीन दोनों ही पक्ष एलएसी का कड़ाई से सम्मान और पालन करने के लिए सहमत हुए थे। हालांकि वास्तविक समस्या यहीं पर है कि एलएसी किन किन क्षेत्रों से होकर गुजरती है, इसको लेकर भारत और चीन अभी भी सहमत नहीं हो पाए हैं, जो समय समय पर विवाद का केंद्र बनता रहता है। एलएसी का जो अभी तक वास्तविक रूप में निर्धारण नहीं हो पाया है, उसके पीछे
एक कारण यह भी बताया जाता है कि चीन समाधान प्रक्रिया पर वास्तविक रूप में आगे नहीं बढ़ना चाहता है और ऐसा प्रतीत होता है कि चीन एक अस्थिर सीमा को भारत के साथ लाभ उठाने के क्रम में देखता है, जिसके तहत वह भारत को समय समय पर अस्थिर रखने के लिए कई दबाव बिंदुओं में से एक LAC का भी उपयोग करता रहता है। जब हम बात करते हैं वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC की, तो LAC वह सीमांकन है जो भारतीय नियंत्रित क्षेत्र को चीनी नियंत्रित क्षेत्र से अलग करता है। भारत LAC को 3,488 किलोमीटर मानता है, जबकि चीन द्वारा इसे 2,000 किलोमीटर के आसपास ही माना जाता है। मुख्य रूप से लद्दाख में भारत चीन LAC 1962 के संघर्ष के द्वारा चीन द्वारा अवैध रूप से कब्जाए गए क्षेत्र को दर्शाती है, जिसमें अक्साई चीन के बहुत सारे हिस्सों पर चीनी कब्जे को कर लिया गया। हालांकि इस प्रकार का किया गया कब्जा ऐतिहासिक या कानूनी दस्तावेजों द्वारा समर्थित नहीं होता है। इस वास्तविक नियंत्रण रेखा को आप इस मानचित्र में भी देख सकते हैं, जिसके तहत LAC को मुख्य रूप से 3 सेक्टरों में बांटा जाता है। इसके तहत पूर्वी क्षेत्र में हम देख सकते हैं अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की स्थिति को। इसके अलावा मध्य क्षेत्र में उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, और पश्चिमी सेक्टर में यह लद्दाख में देखी जाती है। जो हम बात कर रहे हैं गलवान घाटी क्षेत्र की, वह सब सेक्टर नॉर्थ के अंतर्गत आता है, जो सियाचिन ग्लेशियर के पूर्व में स्थित है, और यह एकमात्र बिंदु है जो भारत से अक्साई चीन तक सीधी पहुंच प्रदान करता है। यही कारण है कि गलवान घाटी का क्षेत्र हाल ही में काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। वर्तमान स्थिति यह है कि दोनों ही देशों के द्वारा लगातार डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया यानी सेना की वापसी करने के संदर्भ में प्रक्रिया के संदर्भ में बातचीत की जा रही है। हालांकि 11 राउंड्स की वार्ता होने के बावजूद अभी भी इसका पूर्ण निवारण नहीं किया जा सका है। सूत्रों के अनुसार चीन द्वारा अपनी सेना के विभिन्न हिस्सों में अपनी सैन्य मजबूती को बनाकर रखा गया है, और वह इसके क्षेत्र में सैन्य अभ्यास को भी जारी रख रहा है, और सेना द्वारा चीन अरुणाचल प्रदेश के क्षेत्रों में भी अपनी रणनीतिक स्थिति को बनाकर रखने के लिए कार्य कर रहा है, जो भारत के लिए निश्चित रूप से ही चिंता का विषय है। भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत का ये तर्क है कि सभी सेनाओं द्वारा समय समय पर ट्रेनिंग गतिविधियां की जाती हैं और सेना को तैयार रखने के संदर्भ में अभ्यास भी किए जाते हैं। चीन के द्वारा भी ऐसा किया जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद भारत को सावधानी से कार्य किए जाने की आवश्यकता है, जिसके तहत हमें ये याद रखना होगा कि भारत और चीन के द्वारा जून माह में गलवान घाटी के क्षेत्र में संघर्ष को देखे जाने के बाद विभिन्न क्षेत्रों से सैन्य वापसी की प्रक्रिया के संदर्भ में प्रयास किए गए। हालांकि गलवान घाटी और पेंगोंग सो झील क्षेत्र के अलावा अन्य क्षेत्रों में अभी भी पूर्ण रूप से सैन्य वापसी होना बाकी है। इसमें गोगरा और हॉट स्प्रिंग क्षेत्र के साथ ही दमचौक और देपसांग घाटी का क्षेत्र काफी महत्वपूर्ण है, जहां पे अभी भी सेनाएं एक दूसरे के समक्ष डटी हुई हैं। यही कारण है कि भारत को तैयार रहने की आवश्यकता है। भारत को भी चीन के समान ही अपनी तैयारियों को बनाकर रखना होगा, और हमें ये कोशिश करनी होगी कि हमने 1993 और उसके बाद जो वार्ताओं का मैकेनिज्म बनाया है, हम उन पूर्व विस्तारित मैकेनिज्म के आधार पर कार्य करें, और LAC सीमा क्षेत्र में जो अप्रैल 2020 के पहले की स्थिति विद्यमान थी, उसी को बनाए रखने का प्रयास करें। साथ ही साथ संबंधों को बढ़ावा देने के लिए हमें निरंतरता के आधार पर प्रयास करना होगा, और साथ ही साथ यह भी कोशिश करनी होगी कि हम LAC सीमा विवाद का पूर्ण समाधान करने की दिशा में आगे बढ़ सकें। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक एडिटोरियल की, जिसका संबंध GS पेपर 3 में आंतरिक सुरक्षा से है।
यह केंद्रित है साइबर हमले के बढ़ते खतरे से, जो वर्तमान में न केवल कंप्यूटर नेटवर्क आदि पर देखा जा रहा है, वहीं विविध प्रकार के वायरस, रैनसमवेयर और फिशिंग सॉफ्टवेयर आदि के माध्यम से वह दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों में देखा जा रहा है। हाल ही में विकसित देश भी अनेक प्रकार के साइबर हमलों का शिकार हुए हैं, जिसमें चीन और रूस पर यह आरोप लगाया गया है कि वह किस प्रकार से अमेरिका, यूरोप के विभिन्न देशों में अपने यहाँ उपस्थित विविध प्रकार के साइबर संगठनों के माध्यम से हमले करवा रहा है। इसमें चीन और रूस के विभिन्न संगठनों के द्वारा अमेरिका के विभिन्न रक्षा प्रतिष्ठानों के साथ ही गैर सैन्य प्रतिष्ठान और कंपनियों पे भी हमले देखे गए हैं, जिसमें 2020 के अंत में रूस के संगठनों के द्वारा अमेरिका पर सोलर विंड्स हमला किया गया, जिसके माध्यम से अमेरिकी सरकार के विभिन्न विभागों को टारगेट बनाया गया, जिसमें ऊर्जा और रक्षा विभाग आदि महत्वपूर्ण हैं। 2021 के प्रारंभ में भी चीनी समूह के द्वारा हमला किया गया, जिससे माइक्रोसॉफ्ट सॉफ्टवेयर की सुभेद्यताएं उजागर हुई। 2021 के प्रारंभ में ही रूस आधारित साइबर अपराधियों के द्वारा अमेरिका के तेल पाइपलाइन पर हमला किया गया और डेटा को वापस दिए जाने के बदले में लाखों डॉलर वसूले गए। जब इस प्रकार का हमला किया जाता है, डेटा को चुराए जाने के बदले में पैसे मांगे जाते हैं, उसे रैनसमवेयर के नाम से जाना जाता है। हालांकि साइबर सुरक्षा के संदर्भ में हम एक नवीन प्रवृत्ति इस रूप में देख रहे हैं कि इसके तहत अब साइबर अपराधियों के द्वारा राज्य आधारित संस्थाओं के साथ ही बड़ी और निजी कंपनियों पे भी साइबर हमले किए जा रहे हैं। इसमें मुख्य रूप से ऐसी कंपनियों पे हमला किया जा रहा है जिसका संबंध ऊर्जा के साथ है, जिसका संबंध सुरक्षा के साथ है, अथवा जिसका संबंध वित्तीय क्षेत्र जैसे कि बैंकिंग और बीमा आदि से है। और इस प्रकार की कंपनियों को निशाना बनाया जाता है और उनको रैनसमवेयर और फिशिंग के माध्यम से शिकार बनाया जाता है। रैनसमवेयर के माध्यम से उनके डाटा पर नियंत्रण कर लिया जाता है और इस डाटा को वापस करने के बदले पैसे की मांग की जाती है। वहीं फिशिंग के तहत हम आधिकारिक रूप से लगने वाली वेबसाइट पर टारगेट को ले जाते हैं और उस वेबसाइट पर जब वो व्यक्ति या संस्था क्लिक करती है तो उसका सारा डेटा चुरा लिया जाता है। कोविड-19 के पृष्ठभूमि में नागरिकों के हेल्थ डाटा को भी टारगेट किया जा रहा है और उनकी निजता का उल्लंघन देखा जा रहा है। जिस तरीके से विकसित देशों और निजी बड़ी कंपनियों पर हमले बढ़ रहे हैं, भारत को भी इसके संदर्भ में काफी सावधानी से कार्य किए जाने की आवश्यकता है। जैसे कि हमें डेटा सुरक्षा के संदर्भ में विविध प्रावधानों को करना होगा और इसके तहत हमें विभिन्न प्रकार के डेटा को ध्यान में रखकर कार्य करने की आवश्यकता है, जैसे कि विविध कंप्यूटरों और मेमोरीज में रखा हुआ डाटा, जिसे डेटा एट रेस्ट कहा जाता है। एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क में डाटा का गमन यानी डेटा इन मोशन और डेटा का उपयोग या उपभोग डेटा इन यूज, तीनों ही प्रकार के डेटा को सुरक्षित किए जाने के लिए हमें सिस्टम्स को आधुनिक बनाने के लिए कार्य करना होगा। साथ ही साथ विशेषज्ञों द्वारा यह भी सलाह दी गई है कि साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में हमें जीरो ट्रस्ट आधारित वातावरण को ध्यान में रखकर कार्य करना होगा। जीरो ट्रस्ट आधारित वातावरण के तहत हम किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, किसी भी प्रकार की आइडेंटिटी या पहचान और किसी भी प्रकार के नेटवर्क पर पूर्ण विश्वास नहीं करते हैं और इन सब को साइबर सुरक्षा के दृष्टिकोण से बार बार अपडेट करने पर बल देते हैं। साथ ही साथ हमें विभिन्न क्षेत्रों में सुरक्षा को बेहतर बनाने के लिए कार्य करना होगा, जिसमें व्यापार और वाणिज्य, वित्तीय क्षेत्र, स्वास्थ्य क्षेत्र, बैंकिंग, बीमा आदि
क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसमें हमें नवीन तकनीकों को भी शामिल करने के लिए कार्य करना होगा। वर्तमान में जिस प्रकार से मशीन लर्निंग, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आदि का प्रयोग बढ़ रहा है, उसका प्रयोग हम साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में भी कर सकें, इसके लिए हमें प्रयासों को करना होगा और सरकार और निजी दोनों ही क्षेत्रों के द्वारा साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में समय समय पर सुभेद्यता मूल्यांकन और जागरूकता के सृजन के लिए भी कार्य करने की आवश्यकता है। तभी हम डेटा संग्रहण के साथ ही डेटा को सुरक्षित बनाने के लिए भी निरंतरता के आधार पर कार्य कर पाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 और 7 में दिए गए दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल की, जिनका संबंध जीएस पेपर 2 में हेल्थ और आईआर से है। इसे हम आंतरिक सुरक्षा से भी जोड़कर देख सकते हैं। यह दोनों ही एडिटोरियल केंद्रित हैं जैव सुरक्षित भविष्य की तैयारी पर। हाल ही में कोविड-19 के उद्गम पर एक बहस छिड़ी है, जिसके तहत कई विद्वानों का ये कहना है कि कोविड-19 का जो उद्गम हुआ है वह लैब से हुआ है और इस प्रकार से कोविड-19 को चीन के द्वारा एक बायोलॉजिकल वेपन के रूप में इस्तेमाल किया गया है, जो दुनिया भर में जैविक हमले के खतरे की सुभेद्यता को दर्शा देता है। हाल ही में जिस प्रकार से जीव विज्ञान के क्षेत्र में, जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विविध प्रकार के नवाचार बढ़े हैं, इसके तहत अब हम सिंथेटिक बायोलॉजी के माध्यम से नवीन प्रकार के जीवों को बना पाने में सक्षम हैं और साथ ही साथ इन प्रकार के जीवों का प्रयोग हथियार के रूप में भी किया जा सकता है, जिससे सिंथेटिक बायोलॉजी और जैव प्रौद्योगिकी प्रसार के साथ ही विभिन्न प्रकार के खतरे भी उत्पन्न हो गए हैं। इस पूरे वाद विवाद में हमें कुछ महत्वपूर्ण शब्दों को समझना चाहिए, जिसके तहत जब हम बात करते हैं जैव आतंकवाद या जैविक हमले की, तो यह वायरस, बैक्टीरिया या अन्य कीटाणुओं को जानबूझकर छोड़े जाने की प्रवृत्ति को दर्शाता है, ताकि लोग, पशु या फसलों को बीमार किया जा सके या फिर बड़ी संख्या में जनसंहार किया जा सके। जब हम बात करते हैं जैविक हथियार यानी बायोलॉजिकल वेपन्स की, तो यह है मनुष्यों, जानवरों या पौधों में रोग पैदा करने के लिए सूक्ष्म जीवों और प्राकृतिक विषाक्त पदार्थों के उपयोग को दर्शाता है, जिसके तहत जैविक हथियारों का निर्माण विविध प्रकार के बैक्टीरिया, वायरस, जैविक विषाक्त पदार्थ और कवक आदि से किया जा सकता है। विशेष रूप से हाल में जिस प्रकार से बायोटेक्नोलॉजी और सिंथेटिक बायोलॉजी के क्षेत्र में रिसर्च को बढ़ावा दिया गया है, उससे तो इसकी संभावना काफ़ी बढ़ गई है। इस प्रकार के हथियारों को जैविक हथियारों के रूप में तब महत्वपूर्ण रूप से तैनात किया जा सकता है जब इसे एक प्रकार की वितरण प्रणाली जैसे कि मिसाइल या एरोसोल डिवाइस के माध्यम से इसे जोड़कर व्यापक प्रसारित किया जा सके, जैसे कि हाल के समय में बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु जो एंथ्रेक्स का कारण बनता है, उसको जैविक हमले के रूप में इस्तेमाल किए जाने की सबसे ज़्यादा संभावना जताई जा रही है। यह जैविक हथियार सबसे ज़्यादा विनाशकारी जैव आतंकवाद के परिदृश्य के रूप में तब दिखाई दे सकता है जब इसे एक प्रमुख जनसंख्या क्षेत्र में रोगजनक के हवाई फैलाव के रूप में दिखाया जाए, यानी हवाई जहाज आदि से इस प्रकार के जैविक हथियारों का हवाई फैलाव कर दिया जाए। या फिर ऐसा भी किया जा सकता है कि दुनिया भर में जो विविध प्रकार की फसलें हैं उनको बाधित किए जाने के लिए ऐसा किया जा सके कि दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा को बाधित करने के लिए उष्णकटिबंधीय कृषि रोगजनक या कीटों का प्रयोग किया जा सकता है एंटी क्रॉप एजेंट के रूप में, और इससे दुनिया भर की फसल पर खतरा मंडरा सकता है। यह एक बहुत बड़ा खतरा होगा क्योंकि कम मात्रा में जैविक एजेंट को आसानी से छुपाया जा सकता है, उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है और इसे बड़ी संख्या में आबादी में छोड़ा जा सकता है।
यही कारण है कि जैविक हथियारों में सैन्य और नागरिक संवेदनशीलता को प्रभावित और उजागर कर सकने की क्षमता होती है। हालांकि इसके संदर्भ में सैन्य और नागरिक संवेदनशीलता को लेकर विद्वानों का ये मत है कि वर्तमान में जैव आतंकवादियों के पास इस प्रकार के सुपर कीट पैदा करने की जैव तकनीकी क्षमता का अभाव है। हालांकि भविष्य में इस प्रकार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। वैश्विक स्तर पर इस प्रकार के जैविक हथियार का प्रसार रोके जाने के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आपको याद रखना चाहिए, जो है जैविक हथियार सम्मेलन, बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, जो एक बहुपक्षीय निशस्त्रीकरण संधि है जो 10 अप्रैल 1972 को हस्ताक्षर के लिए खोली गई थी और इसे 26 मार्च 1975 को लागू किया गया था। इस प्रकार के सम्मेलन और संधि के द्वारा जैविक एजेंट और विषाक्त पदार्थों के विकास, भंडारण, अधिग्रहण और उत्पादन पर प्रतिबंध लगाए जाने का प्रयास किया गया है और विशेष रूप से ऐसे जैविक एजेंट आदि को समाप्त किए जाने का प्रयास किया गया है जिसका शांतिपूर्ण उद्देश्यों के संदर्भ में कोई औचित्य नहीं है। यानी यदि हम जैविक एजेंटों आदि का हथियार के रूप में प्रयोग करते हैं तो इसको जो है प्रतिबंधित किया गया है। हालांकि लैब आदि में आप इसका रिसर्च के उद्देश्यों के संदर्भ में प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन ये मानव के लिए हानिकारक नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इस प्रकार के जैविक हथियारों को ले जाने में सक्षम हथियारों, उपकरणों और डिलीवरी वाहन पर भी प्रतिबंध लगाया गया है और इनको समाप्त करने का प्रावधान किया गया है। और साथ ही साथ इस प्रकार के हथियार, उपकरण और वितरण वाहनों को यदि कोई प्राप्त करना चाहता है तो उनको प्राप्त करने में सहायता या स्थानांतरण करने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। हालांकि इस प्रकार के अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों के बावजूद समय समय पर कोविड-19 के संदर्भ में उसके एक जैव हथियार होने के प्रश्न सामने आते रहे हैं, जिसके तहत शुरुआत में कहा गया कि कोविड-19 की जो उत्पत्ति हुई है वह चमगादड़ से हुई है। कुछ खुफिया एजेंसियों ने शुरू में घोषणा की थी कि कोरोना वायरस स्वाभाविक रूप से होता है, लेकिन बाद में कई ने यह दावा किया कि यह महामारी चीन में वुहान की लैब से शुरू हो सकती है, क्योंकि शोधकर्ता शायद यह पता लगाने में सक्षम हो गए कि चमगादड़ से उत्पन्न होने वाला कोरोना वायरस मनुष्यों पर हमला करने के संदर्भ में किस प्रकार से स्वयं को बदल सकता है या फिर उत्परिवर्तित हो सकता है। हालांकि लगातार वाद विवादों के बावजूद अभी भी इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि महामारी वायरस को इंजीनियर किया गया है या फिर निर्मित अथवा हेरफेर किया गया है। वायरस के संदर्भ में इसके लैब से उत्पन्न होने की पुष्टि न होने के बावजूद भारत को इसको लेकर काफी खतरा विद्यमान है, क्योंकि भारत पाकिस्तान और चीन जैसे शत्रुतापूर्ण पड़ोसियों से घिरा हुआ है और इसके लिए भारत के संदर्भ में जैविक युद्ध का खतरा महत्वपूर्ण हो जाता है, जिसे हम पूरी तरीके से खारिज नहीं कर सकते हैं। यही कारण है कि हमें इस प्रकार के भावी जैव हमले के संदर्भ में प्रयासों को किए जाने की आवश्यकता है। इसके तहत वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के तहत जिस प्रकार से परमाणु हथियारों और रासायनिक हथियारों पर एक महत्वपूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाए जाते हैं, उसी के समान हमें जैव हथियारों के संदर्भ में भी व्यापक जागरूकता का संचार किए जाने की आवश्यकता है। हमें यह ध्यान में रखना होगा कि 1972 के जैविक हथियार सम्मेलन को किए जाने के बावजूद इसमें कुछ ऐसी सीमाएं हैं जिसको अभी भी हमें दूर करना होगा। जैसे कि इस सम्मेलन के माध्यम से हम जैव हथियारों पर नियंत्रण लगाने की बात करते हैं, लेकिन यदि लैब में इसके संदर्भ में किसी प्रकार की रिसर्च होती है तो उसको रोका नहीं जा सकता है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि लैब से भी इस प्रकार के नवीन प्रकार के जैव हथियारों का प्रसार हो सकता है। तो हमें जैव हथियार के विस्तार के संदर्भ में नियमित आधार पर एक वेरिफिकेशन की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करना होगा, ताकि रिसर्च के क्षेत्र में होने वाली जो गतिविधियां हैं उसको भी इस आधार पर जांचा जा सके कि क्या रिसर्च के नाम पर किसी प्रकार के जैव हथियार
पर रिसर्च तो नहीं की जा रही है। भारत को इसके संदर्भ में प्रयास इसलिए भी करना होगा क्योंकि भारत में जैव सुरक्षा का जो कार्य है वह सुरक्षा गाइडलाइंस को लागू करने के संदर्भ में अलग अलग मंत्रालयों द्वारा देखा जाता है, जिसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय और पर्यावरण मंत्रालय की भूमिका होती है। दूसरी ओर जैविक क्षेत्र से संबंधित जो मेडिकल रिसर्च होती है उसमें इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का महत्वपूर्ण योगदान होता है। यानी हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से जैव सुरक्षा से संबंधित गाइडलाइंस लागू की जाती हैं मंत्रालय के द्वारा, लेकिन लैब की रिसर्च की जाती हैं ICAR और ICMR के द्वारा। तो इन सभी संस्थाओं के मध्य हम समन्वय बनाने के लिए एक निकाय या फिर बॉडी की स्थापना कर सकें, इसके लिए हमें प्रयास करना होगा ताकि हम न केवल वर्तमान के खतरों से निपट सकें, साथ ही भविष्य में संभावित खतरे को भी भांपते हुए हम भली भांति कार्य कर सकें। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 6 में दिए गए एक अन्य आलेख की, जिसका संबंध GS पेपर 3 में अर्थव्यवस्था से है। यह केंद्रित है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा नवीन फैक्ट्री आउटपुट डेटा को जारी करने से। हाल ही में अप्रैल माह के IIP इंडेक्स यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को जारी किया गया और इसमें यह देखा गया कि अर्थव्यवस्था के 3 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गतिविधियों में गिरावट देखी जा रही है। इसमें मुख्य रूप से माइनिंग, विनिर्माण और बिजली के क्षेत्र में गिरावट देखी गई है, जो इस बात को दर्शाता है कि जो हाल के महीनों में एक पुनः उत्थान देखा जा रहा था अर्थव्यवस्था में, वह अब कोविड-19 की दूसरी लहर के चलते फिर से गिरावट के रूप में देखा जा रहा है। और IIP के आंकड़े बताते हैं कि सभी क्षेत्रों में हम गिरावट को देख रहे हैं, जिसके तहत प्राथमिक वस्तु निर्माण, पूंजीगत वस्तु निर्माण के साथ ही मध्यवर्ती वस्तु निर्माण और उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण में भी गिरावट आ रही है, जिसकी पुष्टि अन्य प्रकार के सूचकांकों से भी हो सकती है। लॉकडाउन आदि के चलते अप्रैल में उत्पादन के क्षेत्र में 12.6% की गिरावट आई है, जो 2019 की तुलना में हम देख सकते हैं। विद्वानों का ये कहना है कि हमें इस प्रकार की गिरावट को यदि रोकना है तो अनलॉक प्रक्रिया को प्रारंभ करने के साथ ही अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में उत्पादन प्रक्रिया को भी त्वरित रूप से शुरू करना होगा और सरकारों के द्वारा भी लक्षित खर्च को बढ़ाने के साथ ही निजी क्षेत्र को भी बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन कारक के रूप में कार्य करने की आवश्यकता है। अब हम बात कर लेते हैं पेज नंबर 11 में दिए गए एक आलेख की, जिसका संबंध GS पेपर 2 में IR से है। इसे हम सामान्य अध्ययन के प्रथम प्रश्न पत्र में भूगोल से भी जोड़कर देख सकते हैं। यह केंद्रित है रेयर अर्थ मेटल्स को लेकर अमेरिकी चीन प्रतिस्पर्धा से। जब हम बात करते हैं रेयर अर्थ मेटल्स, जिसे हिंदी में दुर्लभ पृथ्वी खनिज या दुर्लभ मृदा खनिज कहा जाता है, तो यह 17 धातु तत्वों का एक समूह है, जिसमें स्कैंडियम और येट्रियम के अलावा आवर्त सारणी पर 15 लैंथेनाइट्स को शामिल किया जाता है। यह लैंथेनाइट्स के समान ही भौतिक और रासायनिक गुण दिखाते हैं। हालांकि इन्हें जो दुर्लभ मृदा तत्व नाम दिया गया है वह वास्तव में दुर्लभ नहीं होते हैं और पृथ्वी की बाह्य पटल यानी क्रस्ट में अपेक्षाकृत प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। हाल के वर्षों में दुर्लभ मृदा तत्व रेयर अर्थ मेटल्स का सामरिक महत्व देखने को मिला है, क्योंकि इनका अद्वितीय उत्प्रेरक, धातुकर्म, परमाणु, विद्युत, चुंबकीय और ल्यूमिनिसेंट गुण होता है। यही कारण है कि इसका प्रयोग अनेक नवीन उभरते हुए क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि इनका प्रयोग किया जाता है स्मार्टफोन में, कंप्यूटर की स्क्रीन में, टेलीस्कोपिक लेंस के साथ ही विंड टरबाइन और इलेक्ट्रिक कारों में भी इनका प्रयोग किया जाता है। विकसित देशों के आवश्यकताओं के अनुरूप अगर हम देखें तो आंकड़ों के अनुसार अमेरिका की 80% आवश्यकताएं और यूरोपियन यूनियन की 98% आवश्यकताओं की पूर्ति वर्तमान में रेयर अर्थ मेटल के संदर्भ में चीन के द्वारा ही पूरी की जाती है।
यही कारण है कि विद्वानों का ये कहना है कि यदि चीन उत्पादन को कम कर दे तो अमेरिका और यूरोपियन यूनियन पर इसका काफी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है और इसके लिए कार्य करना होगा। यही कारण है कि हाल में इससे निपटने के लिए अमेरिका द्वारा एक नवीन कानून पारित किया गया है, जिसके माध्यम से अमेरिका में ही रेयर अर्थ मेटल्स के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कार्यवाही किए जाने पर बल दिया गया है। इसके तहत अमेरिका अपने देश में ही इसके खनन पर बल देगा, जिसके लिए माउंटेन पास खनन कैलिफोर्निया की खान को प्राथमिकता दी जाएगी। यूरोपियन यूनियन भी इसके तहत रेयर अर्थ मेटल्स की पुनः प्राप्ति के लिए रिसाइकलिंग प्रक्रिया को बढ़ावा देने जा रहा है, जिसके तहत यह लक्ष्य रखा गया है कि 2030 तक 20 से 30% आवश्यकताओं को पुनः चक्रीकरण के माध्यम से ही प्राप्त किया जा सके। भविष्य में जिस प्रकार से हम अपनी जो आवश्यकताएं हैं वह विविध प्रकार के नवीकरणीय ऊर्जा पर आधारित कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार्स आदि हमारी आवश्यकताएं बनने जा रही हैं, तो उसकी पृष्ठभूमि में तो भविष्य में रेयर अर्थ मेटल्स की और भी मांग बढ़ेगी, जिससे हमें मुख्य रूप से इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कार्य करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न की। पहला प्रश्न है, बढ़ते साइबर हमलों के खिलाफ नागरिक लक्ष्यों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा करना सरकारों की क्षमता को बढ़ाएगा, व्याख्या करें। 15 अंक 250 शब्द। दूसरा प्रश्न है, कोविड-19 ने सिंथेटिक जीव विज्ञान की जैव सुरक्षा चिंताओं को और उजागर किया है, चर्चा करें। 10 अंक 150 शब्द। पहले उत्तर की संरचना की भूमिका में आप साइबर हमले का सामान्य परिचय देंगे और मुख्य भाग में आप हाल ही में विविध कंपनियों और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर साइबर हमलों के कुछ प्रमुख उदाहरण देंगे। फिर आप इसके निवारण के संदर्भ में कुछ उपायों की चर्चा करेंगे और अपनी तरफ से कुछ नवीन सुझावों को भी प्रस्तुत करेंगे। फिर आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। दूसरे उत्तर की संरचना की भूमिका में आप कोविड-19 के लैब से उद्गमित होने का सामान्य परिचय देंगे और मुख्य भाग में सिंथेटिक जीव विज्ञान व जैव हथियारों के संदर्भ में हालिया चिंताओं को स्पष्ट करेंगे। फिर आप इसके संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय प्रावधानों की व्याख्या करेंगे और जैव हथियार निर्माण की रोकथाम के लिए कुछ प्रयासों को भी व्याख्यायित करेंगे। अंततः आप एक उपयुक्त सकारात्मक निष्कर्ष प्रस्तुत करेंगे और इस प्रकार से अपने उत्तर को पूर्ण करेंगे। बायजूस IAS हिंदी के आज के अंक में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।